हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। कल की डेट में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखा था कि किस तरीके से रसोपरासरण सिद्धांत काम करता है और किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट के बेसिस पर प्रोटॉन की प्रवणता के आधार पर एटीपी का निर्माण किया जाता है। याद रहे, एटीपी का निर्माण हमेशा एटीपी सिंथेज के द्वारा ही होगा, जिसमें आपने कल देखा था कि एक मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा था जिसे CF0 कहा और एक बाहर की तरफ था, उसे हमने CF1 का नाम दिया। CF1 में खास तौर से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ हमने कल एक्सप्लेनेशन कर ली है, चीज़ों को समझ लिया है। आज एक सिस्टमेटिक शॉर्ट फॉर्म में नोट बनाने, है ना, जो आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में मदद करेंगे। कल यानी कि पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि which elements are required during ATP formation। ATP निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो हम उनमें से एक एक चीज़ की स्टडी करेंगे और फिर चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ATP बनता है सिस्टमेटिकली, है ना। तो रसोपरासरण देने वाला साइंटिस्ट था पीटर मिचेल। ये हम कल पिछले लेक्चर में आपको लिख चुके हैं, है ना। एक बार फिर से इसमें लिखते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर एटीपी फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर एक तो चाहिए आपको सेल मेम्ब्रेन। अब वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट के हो, तो सेल मेम्ब्रेन, है ना। दूसरी चीज आपको चाहिए थी प्रोटॉन पंपिंग, क्या, प्रोटॉन पंपिंग प्रोसेस। तीसरा आपको चाहिए था प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसकी जरूरत थी। और चौथी चीज आपको जरूरत थी एटीपी सिंथेज। इस एलिमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। और यहीं पर मैं अपनी तरफ से एक चीज लिख रहा हूं कि यहीं पर हुआ था कॉन्फॉर्मेशनल नल चेंज, जिसे हमने कहा संरूपण परिवर्तन। संरूपण परिवर्तन। तो एटीपी फॉर्मेशन के लिए हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये सारे पॉइंट जब फुलफिल हो जाएंगे तभी एटीपी फॉर्मेशन का कंसेप्ट समझ में आएगा। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंपिंग, प्रोटॉन ग्रेडियंट, एटीपी सिंथेज एंड ये कन्फॉर्मेशनल चेंज, ठीक है। तो देखें, सेल मेम्ब्रेन के नाम पर हम कैसे समझें, हमें कौन सी सेल मेम्ब्रेन की जरूरत है। सेल मेम्ब्रेन जहां ये काम होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के नाम पर याद करो ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही थी। ये थैलाकॉइड में जो मेम्ब्रेन है, यानी कि ग्रेना के अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जिन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं, वो मेम्ब्रेन यहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी। प्लस आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
जो मेम्ब्रेन थी वो खास मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कह सकते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन के समय क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड की झिल्ली जिसमें ETS चलता है तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? के समय आंतरिक झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो मेम्ब्रेन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वाली बात हो गई। किस किस मेम्ब्रेन में? ये केमियोस्मोटिक थ्योरी कंप्लीट होगी या कीमोस्मोटिक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। अब दूसरी चीज दी गई है प्रोटॉन पंपिंग। ये कैसे होगी? क्योंकि हमें केमियोस्मोटिक में दोनों की बातें करनी है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, क्योंकि एक्चुअली इसमें एटीपी फॉर्मेशन का कंसेप्ट है। तो प्रोटॉन की पंपिंग के लिए याद करो ETS को। ETS में प्रोटॉन की पंपिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से हुई थी। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ प्रोटॉन को पंप किया जाता है स्ट्रोमा से ल्यूमेन रीजन में थ्रू द साइटोक्रोम, या फिर वो एक PQ के जरिए अंदर की तरफ स्थानांतरित होता है। तो कह सकते हैं कि सूत्र कणिका में प्रोटॉन सूत्र कणिका में प्रोटॉन की पंपिंग प्रक्रिया मैट्रिक्स भाग से PMS की ओर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ
द्वारा संपन्न, जबकि लवक भाग में स्ट्रोमा से थैलेकॉइड के ल्यूमेन भाग में PQ तथा साइटोक्रोम की सहायता से स्थानांतरित होते हैं। क्लियर? स्थानांतरित होते हैं। PQ याद करो, कल भी अपन ने स्टडी की थी कि PQ स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिसीव करता है और फिर वो ल्यूमेन रीजन की ओर छोड़ देता है। तो ये कहीं ना कहीं पंपिंग प्रोसेस हो रही है। अब बात आती है प्रोटॉन का ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट कैसे जनरेट होगा, इस पर चर्चा की जाए। क्लियर? तो आप इसका एक एक शब्द समझते चलें। मैं आपको इजी वे में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको 100% समझ में आ जाए। तो सेल मेम्ब्रेन का रोल समझ में आ गया, और ये कौन कौन सी यहाँ पर पंपिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो बातें क्लैरिफाई हो गई, है ना। अब हम ग्रेडियंट की बात करेंगे। किसकी? ग्रेडियंट। ये पॉइंट सबसे खास है। इसी ग्रेडियंट के लिए ये सारी प्रोसेस ETS वगैरह कंप्लीट किए जाते हैं। तो इसका समझ में आना 100% जरूरी है। ठीक है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। अगला पॉइंट होगा हमारे लिए प्रोटॉन, इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, ग्रेडियंट, है ना। इसे हम कहेंगे प्रोटॉन प्रवणता। क्लियर? ये है प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये कहाँ बनता है? सूत्र कणिका की आंतरिक झिल्ली के दोनों ओर से मतलब कहाँ? मैट्रिक्स तथा PMS, मैट्रिक्स तथा PMS, यह उत्पन्न होता है।
होता है, क्योंकि ETS में उत्पन्न ऊर्जा प्रोटॉन की पंपिंग प्रक्रिया में उपयोग होती है। और इसके बेसिस पर क्या किया जाता है, मैट्रिक्स से उठाकर प्रोटॉन्स को PMS पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में छोड़ा जाता है या वहाँ पर ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है। और ये प्रवणता जो है 1000 से 2000 गुना हो सकती है। इस समय प्रोटॉन प्रवणता 1000 से 2000 गुना तक होती है। ठीक है, गुना तक होती है। अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट। थैलेकॉइड भाग में प्रोटॉन प्रवणता मुख्य तीन बिंदुओं के द्वारा तो ये थैलेकॉइड भाग में जो प्रोटॉन की प्रवणता है उसके मेन 3 पॉइंट्स हैं। ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है ABC के नाम से। तो इन्हें आप ठीक से समझें। इसी के बेसिस पर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में थैलेकॉइड के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट को एक्सप्लेन किया गया है ना। तो इसका पहला पॉइंट है 3 बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित है या होता है। ठीक है, अब वो क्या, नंबर 1 ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट ये है कि थैलेकॉइड की झिल्ली में थैलेकॉइड की झिल्ली में PS सेकेंड ल्यूमेन भाग की ओर स्थित होता है। ल्यूमेन भाग की ओर स्थित होता है। ठीक है, जिससे जल के प्रकाशीय अपघटन द्वारा उत्पन्न
प्रोटॉन, उत्पन्न प्रोटॉन ल्यूमेन में एकत्रित होते हैं, ल्यूमेन में एकत्रित होते हैं। क्लियर? ल्यूमेन रीजन में आके एक्युमुलेट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसका जो बी पॉइंट है वो क्या? अब इसका बी पॉइंट है पीएस, सेकंड से उत्पन्न या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन PQ पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसके लिए कहा गया है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं है बल्कि ये प्रोटॉन ग्राही भी है। तो कह सकते हैं PQ पर स्थानांतरित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को ग्रहण करता है। अतः PQ H2 के रूप में स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमेन भाग में स्थानांतरित कराता है। ठीक है, स्थानांतरित, जिससे क्या होगा? इससे होगा ये कि थैलाकॉइड के ल्यूमेन रीजन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और स्ट्रोमा रीजन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा? थैलाकॉइड के ल्यूमेन का जो पीएच है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा। तो वही चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे यहीं पर लिख देते हैं, जिससे ल्यूमेन का पीएच कम हो जाता है। ल्यूमेन का पीएच कम हो जाता है। ठीक है, अब आता है सी पॉइंट। ये सी पॉइंट क्या कहता है? सी पॉइंट में एक्चुअली कहा गया है कि NADPH डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा की ओर स्थित है और उस वजह से NADPH2 का फॉर्मेशन कहाँ होता है? NADPH2 का फॉर्मेशन होता है आपके स्ट्रोमा रीजन में। क्लियर? इस वजह से क्या होता है? स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो कहा जाता है NADPH2 फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटॉन की जरूरत होती है वो स्ट्रोमा रीजन से ही फुलफिल की जाती है और इसीलिए ग्रेडियंट
मेंटेन करने में या ग्रेडियंट प्रिपेयर करने में इससे और मदद मिलती है। तो कह सकते हैं NADPH reductase enzyme reductase एंजाइम है ना, ये एंजाइम थैलाकॉइड के ल्यूमेन भाग की ओर स्थित होता है। ल्यूमेन भाग की ओर स्थित होता है। अतः NADPH2 स्ट्रोमा की ओर बनता है, जिसके लिए प्रोटॉन स्ट्रोमा भाग से ही प्राप्त किए जाते हैं। स्ट्रोमा भाग से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा भाग से ही प्राप्त किए जाते हैं। स्ट्रोमा भाग से ही प्राप्त किए जाते हैं। ओके, प्राप्त किए जाते हैं, जिससे भी प्रोटॉन प्रवणता विकसित होता है, विकसित या निर्मित होता है, निर्मित होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से याद करो कि एक्चुअली ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इन पॉइंट को ठीक से पढ़ें, और इन्हीं पॉइंट को मैंने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी दी थी। तो पहला पॉइंट ये है कि इनर साइड में वहाँ पर पीएच सेकेंड होता है, फोटोलाइज जो वाटर होता है, तो प्रोटॉन ल्यूमेन में ही एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो PQ है, जिसे यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीएच सेकेंड से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर माना है। कहा गया है कि इट इज़ नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बट ऑल्सो प्रोटॉन रिसीवर। तो ये रिसीव करता है। PQ की अरेंजमेंट होती है इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बाहरी सरफेस पर, वहाँ से वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिसीव करता है। PQH2 के फॉर्म में जब वो नीचे की तरफ आता है तो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठाकर ल्यूमेन में छोड़ देता है। तो इस वजह से ल्यूमेन रीजन में 2 प्रोसेस से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और जो C पॉइंट है, NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है, वो एक्चुअली अरेंज्ड है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा रीजन, और इस वजह से NADPH2 का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में
NADPH2 निर्माण के लिए आपको प्रोटॉन की जरूरत है। वो प्रोटॉन कहाँ से लिए जा रहे हैं? स्ट्रोमा से। और स्ट्रोमा से जब प्रोटॉन को लिया जा रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। इस वजह से क्या हो रहा है, ल्यूमेन रीजन में और स्ट्रोमा रीजन में ये जो ग्रेडियंट है उसमें 1000 to 2000 टाइम वेरिएशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, और आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में पंपिंग के जरिए प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जगह का। क्लियर? तो ये चीज़ अब हम यहाँ से आगे की कहानी में अगले पॉइंट इंक्लूड करेंगे। क्लियर? आखिर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत क्या है? वाई रिक्वायर प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना? तो मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत क्या है? ये तो है थैलाकॉइड रीजन, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। क्लियर? और ये कौन सा रीजन हो जाएगा? स्ट्रोमा, क्योंकि यहाँ ही प्रोटॉन्स को इस PQ ने रिसीव किया है, तो ये रीजन है स्ट्रोमा। ठीक है, जरूरत क्या है प्रोटॉन ग्रेडियंट की? ये सारा काम हो क्यों रहा है? ठीक है, तो समझने की जरूरत ये है कि यहाँ था अपना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, यहाँ था कॉम्प्लेक्स थर्ड, यहाँ था कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है, यहाँ था कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। ये अब ये जो चीज़ है ये है अपना कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, हमें इस पर ध्यान देना है। ये है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ठीक है। ये तो ये कौन है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। This is PMS, okay. This is wall, this is inner membrane, this is what? This is matrix, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स, अब इसमें भी क्या हुआ था? इसमें भी सेम टू सेम प्रोटॉन मूवमेंट करते, मीन्स यहाँ से प्रोटॉन को पंप किया गया, 4 प्रोटॉन मान लो, 2 प्रोटॉन्स ऑब्लिक 4 प्रोटॉन। चलो हम 2 का ही कंसेप्ट लेके चलते हैं, है ना। यहाँ से उठाए 2 प्रोटॉन्स को यहाँ छोड़ा, यहाँ से भी 2 प्रोटॉन्स को इस सेगमेंट में पहुँचा दिया मैट्रिक्स से उठा के। अब ये जब प्रोटॉन यहाँ से ही क्यों मूव करते हैं? तो प्रोटॉन इस जगह से इस तरीके से मूव करते हैं। ये है अपना कौन? F0 और ये कौन है? F1, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत क्या थी? इतना पूरा सिस्टम क्यों बनाया गया कि यहाँ पर पानी को ब्रेक डाउन किया गया और फिर प्रोटॉन्स को यहाँ पर छोड़ा गया। जैसे यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स की प्रेजेंस बताई जाती है 4 प्रोटॉन। यहाँ से जो O2 निकला था वो सीधा एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना। अब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है और ऐसी परिस्थितियों में ये प्रोटॉन जब इस तरीके से मूव करते हैं तब यहाँ पर इसमें चेंजेज आते हैं। देखो मेरा क्या मानना है कि जब NCERT के अकॉर्डिंग तब 2 प्रोटॉन यहाँ वापस मूव करते हैं तब इनमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, यानी कि इस टाइम ADP प्लस एक PI मिलकर क्या बना देता है? एक ATP का फॉर्मेशन कर देगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये है एक वाहक प्रोटीन। क्या है ये? वाहक प्रोटीन। कौन है ये? वाहक प्रोटीन, ठीक है, वाहक प्रोटीन। इन्हीं को हम नाम देंगे चैनल प्रोटीन। क्या? चैनल प्रोटीन, चैनल
प्रोटीन। ये एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण, ठीक है। तो ये केमियोस्मोटिक थ्योरी में ये बात कही गई है कि यहाँ पर ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर जो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन के मॉलिक्यूल हैं कैन नॉट परफॉर्म सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन इन्हें करना होगा अगर इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगे। वजह ये होती है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर, अभी हम इस कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हटा देते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, आपको याद करना होगा पिछले सेगमेंट में कि हमने सुसाध्य डिफ्यूजन की या विसरण की बात करी थी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं नॉन पोलर। क्या कहते हैं, नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, चार्ज पार्टिकल है, आयोनाइज्ड पार्टिकल है। तो कहा जाता है कि फॉस्फोलिपिड का जो टेल रीजन है, टेल खास तौर से, वो नॉन पोलर नेचर का होता है, और उस वजह से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल सुसाध्य विसरण करके गुजर नहीं सकते। यानी कि यहाँ से इनका मूवमेंट, प्रोटॉन कैन नॉट पास थ्रू दिस रीजन, यहाँ से ये गुजर नहीं पाएंगे। क्यों, नो सिंपल डिफ्यूजन, नो सिंपल डिफ्यूजन, इनमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ इस पॉइंट पर नहीं होगी, और सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगी तो अल्टीमेटली इन्हें कहीं ना कहीं चैनल प्रोटीन की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं इन्हें एक वाहक प्रोटीन की ज़रूरत होगी। ये सुसाध्य विसरण के द्वारा ही मूवमेंट कर सकते हैं। वजह क्या है, मेन चीज़ ये कि इसमें मेम्ब्रेन में ये जो टेल रीजन है ये अनचार्ज पार्ट है, नॉन पोलर रीजन है, और इस वजह से यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इसमें पास आउट नहीं हो सकता, गुजर नहीं सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रोटॉन का, देखो एनसीईआरटी ने एक और चीज़ हमें दिखा रखी है, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या दिखा रखा है, एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। अभी मैं इनको हटा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी ने क्या दिखाया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। एनसीईआरटी में आज भी डायग्राम वो बना हुआ है। एनसीईआरटी ने एक आपके लिए डायग्राम कुछ ऐसे बना रखा है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये, और यहाँ एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में कुछ उन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है कि दिस इज ये ऐसे एक डायग्राम ये बना रखा है, किसने, एनसीईआरटी ने। ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इस रीजन को इन्होंने कहा है क्या, F0। क्या कहा है, दिस इज F0 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज F1। इसे इन्होंने F1 कहा है। तो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया PMS, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। क्या, ये कौन हो गई, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो यहाँ से रीजन इधर जा रहा है ये हो जाता है आपके लिए मैट्रिक्स, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। क्या, इसे पूरे को हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ऑक्सीसोम। अब एनसीईआरटी ने आपको ऐसे दिखा रखा है, ध्यान दो, क्योंकि बच्चों में होता ये है कि जब किसी भी डायग्राम से एक एक्सप्लेनेशन आती तो बच्चा फिर उसी ऊपर यकीन करना स्टार्ट कर देता है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि प्रोटॉन्स हमेशा सुसाध्य विसरण करते हुए ये इस F0 से ही गुजरेंगे,
या फिर अपन कहें तो CF 0 से ही गुजरेंगे। लेकिन NCERT जो कह रही है वो ये कह रही है कि यहाँ से जो प्रोटॉन्स हैं, इवन उन्होंने तो यहाँ से लिख रखा ऐसे ऐसे एक डायग्राम NCERT में है इसका बाकायदा, और वो पूरे आउटर मेम्ब्रेन आउटसाइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ से प्रोटॉन को मूव करा रहे हैं इस PMS से, ठीक है। PMS से प्रोटॉन को इस तरीके से मूव कराया जा रहा है, और इस तरीके से मूव जब कराया जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ADP प्लस एक PI आपस में मिलकर कन्वर्ट हो रहा है एक ATP में। उन्होंने तो स्पष्ट तरीके से कह दिया कि प्रोटॉन ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, ऐसे गुजरता हुआ उन्होंने दिखाया है, मतलब F1 से भी होता हुआ प्रोटॉन पास आउट हो रहा है। इसको कॉम्प्लेक्स फिफ्थ नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है, जिस पर हम यकीन करते हैं। अगर वो हमें कुछ दिखाने की कोशिश करता है तो कायदे से हम लोग उस पर यकीन करते हैं। तो अंदर आप थ्योरी को ध्यान से देखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये अच्छा खासा पॉइंट है जहाँ पर कंफ्यूजन की गुंजाइश है और गलती की गुंजाइश भी है, क्योंकि अगर हम डायग्राम देख के बात करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि PMS से मैट्रिक्स की ओर F0 F1 से होता हुआ प्रोटॉन पास आउट होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रोटॉन जो मूवमेंट करता है वो इस तरीके से मूवमेंट करता है। अगर आप NCERT का डायग्राम ध्यान से देखोगे तो NCERT ने भी प्रोटॉन्स को इससे होते हुए ही पास आउट कराया है, क्योंकि जब इससे आप पास आउट नहीं कराओगे तो फिर संरूपण परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है। वो मैंने आपको अभी अभी बोर्ड पर आपको समझाया था कि ABC 3 पॉइंट के जरिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है, और यहाँ पर वो पंपिंग की प्रोसेस से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया जा रहा है, और अल्टीमेटली उन्हें पास आउट कराना है कहाँ से। मैं सिर्फ इसी ग्रेडियंट पर आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्टडी का, और वो इस F0 से यानी कि अंदर के पार्ट से गुजरते हैं। याद रहे इस लेटरल साइड में नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ आते हैं मैट्रिक्स में, और यहाँ पर ये स्ट्रोमा रीजन में गुजरते हैं, और उस टाइम इनमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। अब मैं इस चीज़ को एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक वो थर्मल, वो क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी के जरिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। ETS में भी समझा जाए, मैं एक डायग्राम के जरिए इसको ग्रेडियंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखिए, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये कि एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है। अब इस टैंक में, ये टैंक है क्या, ये एक्चुअली है PMS। क्या है? PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, या हम इसे मान लेते हैं ल्यूमेन, दोनों कंडीशन मान लो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ना है। क्या होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज करना है, और इसका जो pH है, pH क्या होना है? pH डिक्रीज होना है, ये बात। तो यहाँ आप कंसंट्रेशन करो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ाया गया, किस प्रोसेस से? पंपिंग प्रोसेस से, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर पंपिंग प्रोसेस की गई है। इस पंपिंग साइट से, यानी कि एक पंप है, और इस पंप से यहाँ पर वाटर को लिफ्ट करके यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। ये
वाटर ऐड हुआ है, वाटर नहीं है ये, एक्चुअली एक पंपिंग प्रोसेस है, इसे हम कह सकते हैं पंप, ठीक है, पंप है। ये पीएमएस है, इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या ये एक इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ऐसे। तो ये एक इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है और ये हमने डाल रखा है पंप सेट। तो ये कौन हो गया? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके। अब क्या हो रहा है कि ये पीएमएस है, पेरिमेट्रिकुलर स्पेस, ठीक है, इसमें हमने पंपिंग प्रोसेस से पानी को भरा है। पानी का मतलब है प्रोटॉन को भरा है, ठीक है। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन वाटर इज इक्वल टू क्या मान रहे हैं हम? वाटर, या फिर हम कह रहे हैं प्रोटॉन का कंसंट्रेशन। अब इस प्रोटॉन कंसंट्रेशन को हम पास आउट कराने जा रहे हैं यहाँ से एक पाइप के जरिए। मतलब ये कहाँ से? ऐसे गुजरेगा। अब ये यहाँ क्यों, किस में से गुजर रहा है? इस हिस्से से, इस हिस्से से यहाँ से गुजर रहा है। अब इस पॉइंट पर क्या चीज़ ऐड है? इस पॉइंट पर हमारा है कहीं ना कहीं ये F0, ये सिस्टम, ठीक है। और F0 का जो पार्ट है बाकी ये यहाँ है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर फ्लो करता है तो ये जो F0 पार्ट है ये रोटेट होता है अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ क्या होता है? ये है F1। तो आपने देखा होगा जैसे डायनामो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डैम होते हैं। एक साइड डैम में, जैसे इनर मेम्ब्रेन को हम डैम की वॉल बना दें तो फिर क्या होता है? एक साइड डैम होता है, डैम की एक वॉल होती है, वॉल के उस साइड वाटर ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होता है और दूसरी साइड में वाटर कम एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसे पाइप के जरिए पास आउट कराया जाता है F0 में, ठीक है। ये टरबाइन आप मान लो। तो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है उसके बेसिस पर ये प्रोटॉन जब नीचे की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स की ओर आते हैं, कहाँ आते हैं? मैट्रिक्स, एक पाइप के जरिए, तो ये F0 रोटेट होता है ना। कह सकते हैं कि इसमें एक चेंजेज आते हैं और इस वजह से इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। तो कहने का मतलब है कि जब टरबाइन घूमता है तभी तो लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ लाइट बने या ना बने, या फिर हम मान लेते हैं कि लाइट की जगह यहाँ क्या बनना है? एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। कब? जब टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन रोटेट होगी तो ही यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? फ्लो ऑफ वाटर, या फिर किसका फ्लो हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ आ रहा है? पीएमएस टू मैट्रिक्स। ये पीएमएस है, यहाँ से मैट्रिक्स की ओर गुजर रहा है। मेम्ब्रेन के अंदर इसमें F0 पार्ट है, ये रोटेट हो रहा है। एक इमेजिनेशन कल्पना है जिससे कि हमारे बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि ये कंसेप्ट संरूपण परिवर्तन का भी मतलब यही होता है कि बार बार अपनी इनिशियल स्टेज को दोबारा हासिल करना, लेकिन इस दौरान क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होती है तो उसमें फिर क्या होता है कि ये एनर्जी एटीपी बनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जब ये संरूपण परिवर्तन होता है तो फिर इस ग्रेडियंट के बेसिस पर इनमें यहाँ पर ये मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट से यहाँ संरूपण परिवर्तन होता है। इस वजह से सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी जनरेट होती है कि वो एक एडीपी को एक एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है। अब आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस एटीपी की कहानी भी एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक इमेजिनेशन कंसेप्ट आपको दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ वाई रिक्वायर प्रोटॉन ग्रेडियंट,
तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वजह ये कि दिमाग में कुछ इस तरीके से बात बैठ जाए कि आप उसे भूलें ना, है ना। कोशिश मेरी यही है। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, यस, ये कुछ ग्रेडियंट की बात चल रही है। क्यों? प्रोटॉन ग्रेडियंट आपकी रिक्वायर, मैं थोड़ा एटीपी की कंसेप्ट बता देता हूँ, आखिर यहाँ एटीपी बनना कैसे रहा है। तो मान के चलो एटीपी, एटीपी का मतलब क्या हुआ? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। 3 फॉस्फेट है इसमें, ये एडेनोसिन है, 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी बॉन्ड, क्या कहते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। इन्हीं के ब्रेक डाउन होना है। तो जब एक पीआई बाहर निकलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलता है, तो फिर यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी भी जनरेट होती है। एक ऑर्डिनरी जो पुराना कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से जनरेट होती है एक बॉन्ड के ब्रेक होने से। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, किसमें? ये एडीपी में, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको क्या करना होगा? आपको ये जो एनर्जी निकली है इसे आपको प्रोवाइड भी करना होगा। तो अगर एडीपी से एटीपी आप जनरेट करते हो तो आपको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोवाइड करना होगा, प्लस यहाँ पर कहा जाता है कि मोर देन 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि एक एटीपी को बनाने के लिए कम से कम 8 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक नियम है थर्मोडायनामिक का, जो सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि एनर्जी का एक फॉर्म अनदर फॉर्म में 100% कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि वो इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो जाता है उसका कुछ एनर्जी अमाउंट। तो यही बात है। तो आप जब यहाँ पर एडीपी से पीआई जनरेट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको यहाँ एनर्जी भी देनी होगी। क्या? एनर्जी। और वो एनर्जी जनरेट हो रही है इस संरूपण परिवर्तन से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज से। तभी तो एक पीआई जाके उसमें अटैच हो जाएगा, और अटैच होगा तब एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर से ये एटीपी मॉलिक्यूल हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? ओके। तो ये है कहानी ग्रेडियंट की। किसकी है? ग्रेडियंट, है ना, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है, ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। ओके। अब जैसे कुछ एक आध क्वेश्चन समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि ये ग्रेडियंट किस तरीके से जनरेट होगा, है ना। तो ग्रेडियंट जनरेट होगा तभी ये प्रोटॉन इस तरीके से पास आउट होंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पर ये एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये जो मूवमेंट है जो कि ल्यूमेन से प्रोटॉन का स्ट्रोमा रीजन के लिए हो रहा है, ये जो मूवमेंट है इसी से यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर 1 एटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पर एडीपी और पीआई आपस में मिलकर एक एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट आर प्रिपेयर। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। अब वो कुछ क्वेश्चन ये है, क्या कारण है कि
कि प्रोटॉन 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 आयन F0 अथवा CF0 से ही गुजरते हैं, से ही गुजरते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करता है? जबकि यह झिल्ली के अंदर स्थित होता है, झिल्ली के अंदर स्थित होते हैं। आप समझे? पहला कारण, ठीक है, प्रोटॉन की सांद्रता या प्रोटॉन का ग्रेडियंट पर्याप्त नहीं होता। प्रोटॉन प्रवणता पर्याप्त नहीं होती, पर्याप्त नहीं होता है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, प्रोटॉन या फिर आवेशित कण झिल्ली में उपस्थित फॉस्फोलिपिड के आवेशित भाग से नहीं गुजरते हैं। ठीक है, ये। अब तीसरा है, प्रोटॉन फॉस्फोलिपिड के अनावेशित भाग से नहीं गुजरते हैं। ठीक है, और चौथा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। आंसर हम क्या लगाएंगे? ये अनावेशित, अनचार्ज पार्टिकल, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो रीजन है यहाँ से नहीं गुजर पाते हैं, और इस वजह से इन्हें ग्रेडियंट बनाया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए ETS चलाया गया। ये सारी बातें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ऐसे ग्रेडियंट, तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके।